नमस्कार, मैं हूं रवि रतन और आप हैं एग्री न्यूज नेटवर्क पर। भारत में कृषि को एक व्यवसाय के रूप में देखने की बेहद आवश्यकता है और हो भी क्यों ना। हमारा जो भारतीय कृषि का व्यवसाय है वो $250 बिलियन से ऊपर का है। दरअसल कृषि एक बड़ा मैदान है, संभावनाओं का मैदान, जिसे पक्के खिलाड़ियों की आवश्यकता है। और क्रोफार्म्स जैसी कंपनियां, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले भी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में बताया है, क्रोफार्म्स जैसी कंपनियां इस दिशा में एक बहुत ही बड़ा उदाहरण साबित हो रही है। तो आज हमारे साथ हैं क्रोफार्म्स के को-फाउंडर श्री वरुण खुराना जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका एग्री न्यूज नेटवर्क पर। थैंक यू रवि। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि हम सभी जान रहे हैं कि भारतीय कृषि को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन और कंसर्न की ज़रूरत है और ये ज़रूरी है कि लोग वापस गांव की तरफ पलायन करें और खेती बाड़ी को देखें। लेकिन सर, एक आईआईटीएन होते हुए आपने एग्रीकल्चर फील्ड को चुना। आप एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर, आप ज़रा मुझे इस बात पे गहरे रूप में थोड़ा प्रकाश डालें कि कैसे आपने इसको चुना। रवि देखो, अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ ना आपको, तो इससे पहले मैं ग्रोफर्स में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर था। अब ग्रोफर्स भी अगर आप देखो तो इट इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी, मतलब टेक्नोलॉजी, काम सारा टेक्नोलॉजी का है। बट बाय एंड लार्ज आप देखो, टेक्नोलॉजी से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ग्रोसरी और रोज़मर्रा की चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंगली अगर मतलब हम स्टार्टअप इंडस्ट्री को स्टडी करें पिछले, और स्टार्टअप इंडस्ट्री देखो बहुत पुरानी नहीं है, मतलब 10 साल 15 साल, ठीक है। 15 साल में टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली क्या कर रही है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो मतलब काफ़ी समय से चलते आए हैं उन्हीं को एफिशिएंट बना रही है, बेटर बना रही है। अब इसमें आप देखो, हम ओला की बात करते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी कंपनी है, बट जिस इंडस्ट्री को वो बदल रही है वो इंडस्ट्री क्या है, टैक्सी इंडस्ट्री, जो कि मतलब सदियों सदियों पुरानी है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं, हम फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी कंपनी है, बट अगर आप एंड में देखो तो है क्या, मतलब एक दुकान है ना, एक कंज्यूमर के लिए एक दुकान ही तो है जहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें ले सकता है। तो मतलब हम इसको बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी आपकी तरह तरह जितनी भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, चलती आई हैं, उनको बेटर और एफिशिएंट बना रही है। और हम इफेक्टिवली हम यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि एग्री इंडस्ट्री के बारे में, कि जहाँ हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी है वो एग्री इंडस्ट्री को भी बेटर और एफिशिएंट बना सकती है। एंड ये हमारा फोकस है क्रोफार्म में। सर, जब हम लोग तकनीकों की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, हालांकि विश्व में काफ़ी पहले से ही टेक्नोलॉजीज का आगमन हुआ, बहुत सारे सेक्टर्स ने इसको अपनाया। भारत में भी चिकित्सालयों में एवं इंजीनियरिंग में और भी दूसरे विभागों में टेक्नोलॉजी ने जिस प्रकार अपनी पहुंच बढ़ाई, कृषि के क्षेत्र में इसको इतना समय क्यों लग गया? आखिर क्यों इतना समय लग गया इसको इस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाने में? मतलब मैं तो देखो ये कहूँगा, समय अभी तो कहीं हम पहुँचे भी नहीं हैं, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा काम बाकी है। अब इसमें देखो, जो हमारा व्यू है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन है ना, आप देखो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहले आप देखोगे कि जो ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब एंथुजियास्टिक लोग होते हैं या जो मतलब टेक्नोलॉजी सैवी लोग होते हैं, ठीक है, वो पहले उसको पकड़ते हैं। मतलब एंड ये आप चाहे तो आप मतलब इंडिया की कंपनीज का ले लो, ठीक है। मतलब इवन जैसे अगर हम पेमेंट्स की बात करें, जैसे पेटीएम है, तो मतलब सबसे पहले पेटीएम को अडॉप्ट करने वालों जिसे हम अर्ली अडॉप्टर्स बोलते हैं, जो कि नई नई चीज़ें ट्राई आउट करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखो, आप ये मानो कि जो भी नई चीज़ें आती हैं ये ज़्यादातर आपको मतलब सिटीज़ और इनमें जहाँ पे इस तरह के लोग ज़्यादा वहाँ पहले आते हैं, वहाँ से लोग होते हैं जो कि ये चीज़ ट्राई आउट करना चाहते हैं, नई नई डिफरेंट तरह की चीज़ें। एंड एग्रीकल्चर बाय डेफिनेशन देखो, जिन ओपन स्पेसेस, जिन एग्रीकल्चर लैंड्स हमारे वो सिटीज़ में तो होते ही बहुत कम है, वो तो बाय एंड लार्ज बाहर ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मतलब जो इसका अर्ली अडॉप्टर्स हैं वो सब, मतलब जिन जगहों पे ये चीज़ें नॉर्मली नई आती हैं, जो कि सिटीज़ में वहाँ एग्री होता ही नहीं है, तो नेचुरली वो धीरे धीरे करके लास्ट लेग पे आने लगता है। बट हैविंग सेड दैट, देखो अब हम ये तो ज़रूर बोल सकते हैं कि वो पॉइंट तो आ गया है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का फोकस उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब मैटर ऑफ टाइम है, देखो आई थिंक पकड़ तो लेगा ही। सर, और क्योंकि आप काफ़ी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री के रूप में उभर रहे हो, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास दोनों पहलू,
जिसको बोलते हैं कि एक डोर के दोनों सिरे आपके साथ हैं, एक तो कंज्यूमर और एक फार्मर। आपका एक बहुत ही अच्छा लाइन, मैंने आपकी एक आर्टिकल पढ़ा था yourstory.com पे, वहाँ पे मैंने आप देखा एक लाइन पढ़ी कि आपने कहा था हेल्प फार्मर टू सेल बेटर। हम देखते आ रहे हैं कि मंडियों की क्या हालात हैं, उन किसानों को कितनी तकलीफें हो रही हैं, अपनी कॉमोडिटी का सही रेट उनको नहीं मिल पाता। सर आप इसको किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे किसानों को आप खुश रख पा रहे हैं और कंज्यूमर को भी उसी समय? वैसे देखिए इसमें क्या है कि ये जो पूरी सप्लाई चेन है ना, ये चले अल्टीमेटली देखिए आपको डिमांड और सप्लाई को मैप करना है कि जहाँ पे आप बोलेंगे यार देखो जो कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करता है, अगर आप वही उसको यहाँ से उगवा के दिलवा सके तो आपका ये नेटवर्क बन जाता है। अब आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो चेन है ना, ये कई कई जगहों पे मतलब जितनी इजीली इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए वो होती नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखो आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है, जब, और मैं एक सिंपल कमोडिटी का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे तरबूज है, वाटरमेलन, ठीक है। तो आज से मतलब 20 साल पहले हम लोग जो वाटरमेलन ज़्यादा खाते थे वो होते थे बड़े बड़े वाले वाटरमेलन, मतलब जॉइंट फैमिली होती थी, 10-15 लोग बैठते थे, काटते थे और आराम से खाते थे, ठीक है। तो उस टाइम की डिमांड थी। अब आप आज का देखो, अब आज क्या है, आपकी फैमिली छोटी हो गई, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो गई, ठीक है, इतने बड़ा बड़ा कोई नहीं लेना चाहता। अब लोग क्या लेते हैं, 3-3 किलो के छोटे, एक बार में खाया, खा के खत्म हो गया, ज़्यादा फ्रिज में जगह नहीं घेरता, ठीक है, एंड कंज्यूम मतलब जो एज अ कंज्यूमर आप उसको एंजॉय कर सकते हो। अब अगर आप इसी चीज़ को आप एक फार्मर तक पास ऑन करो तो बेसिकली डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यार जो पहले इतना बड़ा बिकता था, बिक वो ही रहा है, मीठा भी पैसे ही चाहिए, बट आज वो छोटे साइज में ज़्यादा बिकता है, विच मीन्स कि अगर एक फार्मर वो उगाता है उसको उसका ज़्यादा वैल्यू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ आप, मैं बताता हूँ, यही आप एग्जांपल आप कॉलीफ्लावर में ले लो, उसमें भी चल जाता है। कॉलीफ्लावर अब आज की डेट में अगर आप 1.5 किलो या 2 किलो का फूल लोगे तो वो बिकता बहुत कम है। यही आप 500 ग्राम्स टू लेस देन 1 kg रखो तो वो मैक्सिमम डिमांड में आता है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, वो बेसिक यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, जहाँ पे आप बस डिमांड और सप्लाई को कनेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको और चीज़ों में भी लेके जा सकते हैं। एज अ कंज्यूमर भाई हम बड़े कंसर्न रहते हैं कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स कितने हैं, मतलब दवाइयाँ कितनी छिड़की गई हैं, कोई इंजेक्शन तो नहीं लगे हुए, ठीक है। तो वो अगर हम इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को पास ऑन करें तो कंज्यूमर उसका शायद ज़्यादा पैसा दे देगा। तो आई थिंक यहाँ इन बेसिक चीज़ों से शुरुआत होती है। यहाँ किसान को यार देख, अगर तू ये छोटा सा भी चेंज करता है ना तो इसका तेरे को ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगा, एंड वो कर लेगा। तो आई थिंक दीज आर सिंपल स्टेप्स जहाँ से यू कैन एक्चुअली हेल्प फार्मर्स सेल बेटर। सर बिल्कुल सही कहा आपने, सोच बहुत बड़ी चीज़ है और सोच की वजह से ही अब हम देख रहे हैं कि कृषि में बदलाव आ रहा है। जहाँ पहले की जनता कृषि के से जुड़े हुए खबरों को तब तक नहीं पढ़ती थी जब तक कहीं टमाटर का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया, तब तक वो अखबार नहीं देखती थी। अब लोग किसानों के लिए कंसर्न हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय बदल रहा है। लेकिन सर अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है, वो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का, कि खेत के बाद अब क्या, फसलों का अब क्या हो। तो सर आप किस प्रकार अपने कंपनी को इन सारी चीज़ों से सुनिश्चित कर पाते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो? क्योंकि भारत में, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो कई देशों के प्रोडक्शन के बराबर है। करेक्ट। तो सर इस पे मैं चाहूँगा आप थोड़ा प्रकाश डालें। जो वेस्टेज होती है खासकर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, मतलब ओवरऑल नंबर्स हमारे हिसाब से 50% के आसपास है, जिसमें से आप लगाओ 15 से 20% प्री हार्वेस्ट में जाते हैं और 30-35% पोस्ट हार्वेस्ट में जाते हैं। तो पोस्ट, अगर प्री की बात करें तो प्री में मतलब जैसे भाई मतलब प्री हार्वेस्ट से मान लो कीड़ा लग गया तो उसकी वजह से वेस्टेज हो जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट में वेस्टेज के रीजंस दूसरे होते हैं, उसमें यह है कि कई सारे रीजन हो सकते हैं। देखो एक तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस मतलब कि भाई पहले एक मंडी से दूसरी मंडी गया, दूसरी तीसरी में उठा पटक हुआ, वेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसे आप लगा के चलो भाई, जैसे दुकान पे आया, दुकान पे एक दिन पड़ा रहा, आगे किसी ने नहीं उठाया, दूसरे दिन उसको फेंकना पड़ गया, वो वेस्ट हो गया, ठीक है। तीसरा भी कंज्यूमर के फ्रिज में पड़ा वेस्ट हो गया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे रीजन इसकी वजह से जो एक पूरी जो सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक्स में वेस्ट हो गया, भाई ट्रांसपोर्ट करते टाइम हैंडलिंग अच्छी से नहीं हुई, उसमें वेस्ट हो गया। कई बार शेयर एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से भी वेस्ट हो जाता है। जैसे जब आप ये लगा चलो, जब सीजन आता है कई प्रोड्यूस का, तो आप देखो हमारे देश में क्या होता है कि बहुत
बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो भाव है मंडी में वो मतलब 1-2 रुपए तक भी पहुंच जाते हैं पर केजी, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट से तो डेफिनेटली मतलब कम ही है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो इससे ज़्यादा ही होती है। तो वो इसलिए होता है, अभी पीक सीजन है, सब ने उगाया होता है, कंजम्पशन तो मोटा मोटा उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो उस प्रोडक्ट का सीज़न होता है। तो उस दौरान भी वेस्टेज हो जाती है। हम अक्सर अखबार में पढ़ते हैं कि जब इतना रेट कम चलाता है किसान फेंक देते हैं, फिर वो भी वेस्टेज का रीज़न है। तो देखिए वेस्टेज जो है, अगर मैं मतलब इन सब रीजंस को वो करूं तो जो आपका 30-35% का फिगर है, इन सब रीजंस का सम टोटल बन के आता है। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम मतलब एक छोटी कंपनी है, हम एक एक करके इन चीज़ों को पकड़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम फार्मर को ये बता सकें भाई आप वही चीज़ उगाओ जिसकी डिमांड है, तो ये हम अपने वे में कर रहे हैं। क्योंकि बताया कि जैसे अगर कॉलीफ्लावर है या गोभी है, तो गोभी को हम हार्वेस्ट उसी दौरान कर ले जब वो ज़्यादा बड़ी ना हुई हो, मतलब राइट साइज का आप हार्वेस्ट कर लो उसको। नहीं तो अगर आप बहुत बड़ी, आप सोचते हो कि मैं बहुत बड़ी हूँ तो मैं हार्वेस्ट करूँगा ताकि ज़्यादा वेट का पैसा मिलेगा, बट रियलिटी है उसको किसी को चाहिए नहीं। तो यहाँ से शुरुआत होती है। दूसरा ये है कि हैंडलिंग में जो लॉसेस वगैरह होते हैं, देखिए हम अपनी सप्लाई चेन में हमारी वेस्टेज नंबर्स 4% के आसपास है अभी की डेट में। तो हम ये कैसे कर पाते हैं, मतलब हमारे एंड पे जैसे हैंडलिंग है प्रोड्यूस की, उस पर हम खास ध्यान देते हैं। क्रेट्स में सारा ट्रांसपोर्ट होता है ताकि वहाँ डैमेज ना हो सके। अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूँ, जैसे पपीते जैसी चीज़ें हैं उनको हम फोम में पैक करते हैं ताकि ट्रांजिट में वेस्टेज कम हो, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो प्रोक्योरमेंट होती है वो हम प्रिडिक्शन पे प्रोक्योरमेंट करते हैं, जिस पे हम ये मेक श्योर करते हैं कि और अगर कभी हमारी प्रिडिक्शन ज़्यादा हो जाए, मान लो हमने कोई चीज़ ज़्यादा प्रोक्योर कर लिया और अगले दिन उतनी डिमांड नहीं आई, तो हम उस फिगर को एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम कैसे रोक सकते हैं। तो जितना बेटर हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे हमारी डिमांड, उतनी हम मेक श्योर कर पाएंगे वेस्टेज कम हो। तो हम अपने तरीके से अपनी सप्लाई चेन में ये सब चीज़ें इंश्योर कर रहे हैं। और दूसरा, जो फार्मर्स या जो सप्लायर्स हमारे संग एसोसिएटेड है, उन लोगों को हम गाइड और एडवाइस करते हैं कि यार ये चीज़ ज़्यादा लगती है तो इस तरह की चीज़ ला के दो, फ्यूचर में आप ऐसा होगा तो आपको भी बेटर वैल्यू मिलेगी एंड ओवरऑल प्रोडक्ट की वेस्टेज भी कम हो जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हम ले रहे हैं उस डायरेक्शन में। बट मतलब देखो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ये कोई एक दिन में नहीं होगी, मतलब एंड खाली कोई एक कंपनी नहीं कर पाएगी इसको। तो आई थिंक ये तो काफ़ी सारा जॉइंट एफर्ट लगेगा, बट ये हमारे एफर्ट्स हैं उस डायरेक्शन में। सर, मैं आपको एक चीज़ सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपकी कंपनी ने इतने कम समय में मार्केट पकड़ा है, ये सही मायनों में एक प्रगति की राह पर तेज़ी से दौड़े। और मैं पर्सनली चाहूँगा कि एक एग्जाम्पल सेट हो दूसरे भी कंपनीज के लिए, ताकि अच्छी पॉलिसीज़ भी बना सके सरकार। हालांकि सर, एक जो सवाल मैं आपसे बहुत समय से पूछना चाह रहा था युवा बात के लिए, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं और अभी हमने तुरंत बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है। तो सर, भावी पीढ़ी को किस प्रकार कृषि के क्षेत्र के बारे में समझाया जाए, क्योंकि अभी का जो परिवेश बन रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि हरियाणा, पंजाब और आपको हमारे जो दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे तो फिर भी लोगों को धीरे धीरे इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कृषि कितनी ज़रूरी चीज़ है। लेकिन बिहार चले जाएं, झारखंड चले जाएं, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ भी आज भी किसान वही है, वो उसी ट्रेडिशनल वे में खुश है, वो कुछ भी नया नहीं करना चाहता है, बात बात में डर जाता है, पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो सर, उन लोगों के लिए क्या संदेश है, और उसके साथ साथ भावी पीढ़ी को किस प्रकार से आप एग्रीकल्चर सेक्टर के मायने समझाना चाहिए? तभी इसमें हमने जहाँ तक जितना हमारा इंटरेक्शन रहा है फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ, तो इसमें हमने ही देखा, उसमें ना काफ़ी एक दूसरे की देखा देखी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मतलब जैसे अगर मान लो कोई किसान एक सीज़न में कुछ उगाता है, ठीक है, उसको उसका बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, तो नेक्स्ट सीज़न आप देखोगे और बहुत बाकी किसान भी जो उसकी कम्युनिटी के हैं वो भी वो चीज़ उगाने लग जाते हैं। तो इसमें आई थिंक देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट हों, मतलब जिनको देख के जो एक मतलब बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करें। अब इसमें देखिए कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे देख रहे हैं, जैसे अब एक तो ये हो गया जो बेसिक्स हमने बात करी कि भाई आप किस टाइम पे हार्वेस्ट करो प्रोड्यूस को जिससे आपको रेट बेटर मिल सके, एक तो ये बात होगी, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखिए, अगर हम कुछ ऐसा कर सकें जहाँ पे जो फार्मर्स मान लो पेस्टिसाइड कम यूज़ कर रहे हैं और जो प्रोड्यूस उग रहा है वो फंडामेंटली ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है, और उसका हम उसको ज़्यादा रेट दिला सकते हैं,
ठीक है, तो कल को अगर बाकी किसान देखते हैं कि यार देखो इसने बढ़िया चीज़ उगाई, कम्युनिटी का भी बेनिफिट हुआ, कुछ नया किया, ठीक है, एंड पैसा भी बनाया, तो ऐसा अगर हम कुछ कर पाते हैं तो आई थिंक बाकी किसानों के लिए भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाएगा कि मतलब अच्छी चीज़ करके पैसा बना सकते हैं एंड एक कुछ नया भी है करने को। देखिए नया तो बहुत कुछ है, मतलब जैसे मतलब एग्री में जिस तरह की हम लोग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। जैसे जिस तरीके से हम अपना प्रोड्यूस शो करते हैं, फिर मतलब ग्रो करते हैं, फिर जैसे हार्वेस्ट करते हैं उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट का रूम है। जिस तरीके की हम सीड्स यूज़ करते हैं उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट का रूम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी इसी साल की बात है तो एक किसान है जिससे हम एक स्पेशल वैरायटी का हम लोगों ने मस्क मेलन दिया, खरबूजा। तो अब मुझे भी सीड की वैरायटी का नाम नहीं ध्यान, बट उसमें उसका फ़ायदा ये था कि वो एक तो उसकी शेल जो थी वो थोड़ी हार्ड थी, तो उससे क्या था उसकी जो शेल्फ लाइफ थी वो 8 दिन से ऊपर चल जाता था इस मौसम में, ठीक है, जो कि नॉर्मल खरबूजा 1-2 दिन ही निकालता है अगर आप एम्बिएंट टेम्परेचर में रखते हो तो, ठीक है, और मिठास सबसे ज़्यादा। तो अब ये भी एक देखो है तो सिंपल सी चीज़ की एक किसान ने एक थोड़ी महंगी वैरायटी ऑफ सीड ली, बट उसको आके जो प्रोडक्ट निकला उसकी मतलब वो इट इज़ अ बेटर प्रोडक्ट, वो मिठास में भी अच्छा है, चलता भी ज़्यादा है। तो मतलब मेरे हिसाब से ऐसी कई इंप्रूवमेंट्स हैं जो आप मल्टीपल लेवल्स पे कर सकते हो, जिससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो युवा जिसकी आप बात करें उनको दिखेगा कि देखो काफ़ी सारी नई चीज़ें करने का रूम भी है, मतलब इसमें क्योंकि एग्रीकल्चर देखो फील्ड तो बहुत वास्ट है, मतलब नंबर ऑफ सीड्स एंडलेस हैं, मतलब उसमें मतलब आजकल तो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स भी आती हैं, अपने हिसाब से आप चाहो तो बिल्कुल लाल टमाटर निकाल सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ग्रोइंग प्रैक्टिसेस में बहुत सारी इनोवेशंस आ चुकी हैं जो कि हमने ऑब्वियसली करी नहीं है, बट अगर हम फंडामेंटली दिखा सकें कि ये सब चीज़ें करके आप नॉट ओनली कि आप बेहतर प्रोडक्ट उगा रहे हो ताकि जो कंज्यूमर है वो अच्छी चीज़ खा रहे हैं, बट आप उसका पैसा भी ज़्यादा बना पा रहे हो, तो आई थिंक नेचुरली जो युवा है उसको एक इंटरेस्ट अपने आप ही जागेगा कि यार इतना कुछ करने को है और कमर्शियल अपॉर्चुनिटी भी है तो क्यों ना किया जाए। सर, और ग्रो फार्म्स जो है इसके बाद इसको और आप किस प्रकार और विकसित होते हुए देख रहे हैं आगे? हमारा इसमें ये व्यू है रवि कि हम देखो हम चाहते हैं इस पे हम वो क्वालिटी और वैसा प्रोड्यूस ला पाएँ जो कि आपको मंडियों में भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हम मतलब कुछ एक ऑर्गेनिक फार्मर्स उनसे बात करें, जैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस आपको मंडी में नहीं मिलता, ठीक है, तो वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर आप देखो तो अब जो नए तरह की ग्रोइंग टेक्निक्स है उसमें आपने हाइड्रोपोनिक्स का नाम सुना होगा। हाइड्रोपोनिक्स है वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो होता है, ठीक है। अब उसके फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आपको क्योंकि वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो होता है 12 महीने हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नुकसान नहीं बोलूँगा, बट ये है कि इट इज़ एन इंजीनियर्ड प्रोसेस, मतलब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, नेचुरल नहीं है इतना, तो वो शायद उसका एक नुकसान भी आप बोल सकते हो। बट हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि उस कुछ फ़ायदे तो हैं, वो ये है कि 12 महीना आपको मिल जाएगा, पेस्टिसाइड फ्री होगा, रेजिड्यू फ्री होगा, तो कुछ एडवांटेजेस हैं। तो ऐसा प्रोड्यूस को अपने प्लेटफॉर्म पे हम लाना चाहते हैं। आज की डेट में जो प्रोग्रेसिव लोग ये सब चीज़ें ग्रो कर रहे हैं उनके पास मंडी में तो जैसे अगर आप किसी को ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दोगे वो तो आपको कोई रेट देगा नहीं उसका, और ना ही उस प्रोड्यूस का देगा, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसा चैनल बन सकते हो जिसमें आप बेटर क्वालिटी को ज़्यादा वैल्यू देके आप एंड कंज्यूमर से भी उससे थोड़ा ज़्यादा चार्ज करो, जो बेटर उगा रहा है उसको भी मोर वैल्यू दो उसके प्रोडक्ट की, तो आप एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो जो कि आपकी अभी का जो प्लेटफॉर्म है जो कि मंडियां हैं उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो कि नॉट ओनली वो डिजिटल है बट वो आपको बेटर क्वालिटी भी दे सकता है जो कि आपको शायद वहाँ मिलेगी ही नहीं। तो हम मतलब अपने प्लेटफॉर्म को इस लेवल पे देखते हैं जहाँ पे कि जो भी आज की डेट में जो प्रोड्यूस अवेलेबल है वो तो है ही है, बट आप नेक्स्ट लेवल का प्रोड्यूस, नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी का प्रोड्यूस वो भी उस पर अवेलेबल होता जा रहा है। कल को मतलब और देशों का प्रोड्यूस उस पर लेके आएंगे जिससे हमारे देश में कंज्यूमर्स को ग्लोबल प्रोड्यूस का एक्सेस हो और बहुत इजीली हो, उनको सोचना भी ना पड़े। सर, एक्सेस की बात कही आपने और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, नेक्स्ट लेवल पे भी जाने की बात कही। मैंने जैसा कि कहा कृषि एक संभावनाओं का मैदान है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि ग्रो फार्म्स एक बहुत बड़ा उदाहरण बन करके हो रहे। और सर मेरे तहे दिल से आपको शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।